आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतर रहे हैं जो पहली नज़र में शायद सीधा साधा लगे, पर असल में ये विकास, पर्यावरण और कानून के सबसे मुश्किल सवालों में से एक है। ये मामला है अरावली पर्वत श्रृंखला का। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस मुद्दे के कानूनी दांवपेच, पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं और नीतिगत फैसलों की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि विवाद क्या है, बल्कि ये समझना है कि जब एक सदियों पुराने इकोसिस्टम का भविष्य एक अकेली संख्या पर, जैसे 100 मीटर पर टिका दिया जाए तो क्या होता है। और ये कहानी दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि ये दिखाती है कि कैसे कभी-कभी स्पष्टता लाने की एक अच्छी नीयत वाला फैसला भी जमीन पर अनपेक्षित और कह सकते हैं खतरनाक नतीजे दे सकता है। सही बात है। ये सिर्फ पहाड़ों को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये इस बात की भी पड़ताल है कि हम भारत में नीतियां कैसे बनाते हैं और उनके दूरगामी असर को समझने में कहाँ चूक जाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले बुनियाद पर आते हैं। अरावली इतनी खास क्यों है? हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, हिमालय से भी पुरानी। हाँ, बहुत पुरानी। लेकिन इसके भौगोलिक महत्व से ज्यादा इसका पारिस्थितिक महत्व है ना? हाँ, और इसे कम करके नहीं आंका जा सकता। विशेषज्ञ इसे उत्तर भारत की पारिस्थितिकी रीढ़ कहते हैं, और ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। पारिस्थितिक रीढ़? जी। इसके 4 मुख्य काम हैं जो इस पूरे क्षेत्र के जीवन को तय करते हैं। पहला, ये एक दीवार की तरह है। ये पश्चिम से थार के रेगिस्तान को पूर्व और उत्तर की तरफ बढ़ने से रोकती है। अच्छा। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि अगर अरावली न होती तो आज दिल्ली, गुरुग्राम और हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा वो अर्ध रेगिस्तान होता। आप कल्पना कीजिए। वाह, मतलब ये एक प्राकृतिक रेगिस्तान रोधी दीवार है। ये तो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और दूसरा काम? दूसरा है पानी। ये भूजल पुनर्भरण यानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक जबरदस्त जरिया है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज मतलब? आसान भाषा में कहें तो ये एक विशाल स्पंज की तरह काम करती है। जब मानसून में बारिश होती है तो इसकी दरारें और जंगल उस पानी को सोखकर धीरे धीरे जमीन के नीचे भेजते हैं। अच्छा। यही पानी दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के उन लाखों लोगों के नलों तक पहुंचता है जहां पानी की पहले से ही किल्लत है। और दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये फेफड़ों का भी काम करती है, मैंने सुना है। बिल्कुल, ये इसका तीसरा और शायद सबसे शहरी महत्व का काम है। ये एक प्राकृतिक एयर फिल्टर है। इसका हरा भरा क्षेत्र हवा में मौजूद प्रदूषण को सोखता है, धूल के कणों को रोकता है और गर्मियों में तापमान को भी कुछ हद तक नियंत्रित करता है। इसके बिना दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण संकट शायद और भी भयावह होता। और चौथा, ये जैव विविधता का खजाना है। तेंदुए, हाइना और सैकड़ों तरह के पक्षियों का ये घर है। ये वन्य जीवों के लिए एक जरूरी कॉरिडोर है और कई आदिवासी समुदायों की आजीविका इसी पर निर्भर है। तो ये सिर्फ पत्थर और पेड़ नहीं है, ये एक जीता जागता धड़कता हुआ सिस्टम है। बिल्कुल। उत्तर भारत की पारिस्थितिक रीढ़, ये एक बहुत पावरफुल इमेज है। ये सब सुन के तो यही लगता है कि इसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए थी। फिर ये विवाद, ये खराई कैसे हुआ? कहीं ना कहीं कानूनी स्तर पर कोई बड़ी उलझन रही होगी। उलझन नहीं, आप कह सकते हैं पूरा एक मकड़ जाल था। समस्या ये थी कि अरावली की कोई एक सर्वमान्य कानूनी परिभाषा ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, गुजरात से लेकर दिल्ली तक हर राज्य इसे अपने हिसाब से देख रहा था। राजस्थान के राजस्व रिकॉर्ड में जो जमीन गैर मुमकिन पहाड़ दर्ज थी, हो सकता है हरियाणा उसे सिर्फ बंजर जमीन मानता हो। मतलब एक ही पहाड़ को एक राज्य का कानून पहाड़ मान रहा है और सीमा पार करते ही दूसरे राज्य का कानून उसे कुछ और कह रहा है। सही पकड़ा आपने। इससे तो जमीनी स्तर पर बहुत भ्रम पैदा होता होगा। भ्रम और साथ में अंतहीन मुकदमेबाजी। खनन माफिया इसी का फायदा उठाते थे। रियल एस्टेट डेवलपर्स इन ग्रे एरियाज में निर्माण कर लेते थे। सालों तक अदालतों में यही बहस चलती रहती थी कि फलां जमीन अरावली का हिस्सा है या नहीं। एक तरह से नीतिगत पंगुता की स्थिति थी जिसमें न तो संरक्षण ठीक से हो पा रहा था और न ही कोई वैध विकास। और इसी को सुलझाने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया। हाँ, इसी अंतहीन चक्र को तोड़ने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सवाल बहुत सीधा था। अरावली पहाड़ी की एक स्पष्ट वैज्ञानिक और कानूनी परिभाषा क्या है जो सब पर लागू हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस उलझन को सुलझाने की कोशिश की। लेकिन ये अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि कैसे एक कानूनी समाधान जिसका मकसद स्पष्टता लाना था, वो खुद एक नए और शायद ज्यादा गहरे विवाद की जड़ बन गया।
उन्होंने क्या परिभाषा दी? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता लाने के लिए केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने एक बहुत ही सीधी सादी मतलब गणितीय परिभाषा दी। गणितीय? फैसला ये हुआ कि पहला पहाड़ी यानी हिल उसे माना जाएगा जो अपने आसपास के मैदानी इलाके से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हो। बस 100 मीटर, एक सीधी सादी संख्या। हाँ बस। और दूसरा, अरावली रेंज ऐसी 2 या 2 से ज्यादा पहाड़ियों की एक लगातार चलने वाली श्रृंखला होगी। अदालत का तर्क क्या था इसके पीछे? इतनी सरल परिभाषा क्यों? अदालत का तर्क था कि एक संख्यात्मक पैमाना लाने से मनमानी खत्म हो जाएगी। अब कोई ये नहीं कह पाएगा कि मुझे ये पहाड़ लगता है या मुझे नहीं लगता। अच्छा, मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। बिल्कुल। अगर ये 100 मीटर से ऊंचा है तो ये संरक्षित है, वरना नहीं। इससे मुकदमेबाजी कम होगी और नीतियों को लागू करना आसान होगा। देखिए, अदालत का इरादा संरक्षण को कमजोर करना कतई नहीं था। उनका मकसद था उस कानूनी धुंध को हटाना जिसने दशकों से संरक्षण के प्रयासों को पंगु बना रखा था। तो एक सीधी सादी संख्या 100 मीटर से सब कुछ साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पर्यावरणविद कहने लगे कि ये तो कागज पर अरावली बचेगी, जमीन पर नहीं। मेरे ख्याल से उनकी चिंता ये थी कि एक पहाड़ या एक इकोसिस्टम वो सिर्फ अपनी ऊंचाई से नहीं बनता है ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उनकी मुख्य आपत्ति यही है कि आप एक जटिल जीवित इकोसिस्टम को एक फुट्टे से नहीं नाप सकते। अरावली का मतलब सिर्फ ऊंची चोटियां नहीं है। इसका असली जीवन तो उन चीजों में है जो 100 मीटर की परिभाषा में शायद आएंगी ही नहीं। जैसे कि किन चीजों के छूट जाने का डर था? जैसे कि कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां जिन्हें हम रिज कहते हैं, चट्टानी उभार जो छोटे वन्य जीवों और सरीसृपों के लिए घर का काम करते हैं। अच्छा। मौसमी जलधाराएं जो जमीन पर बहकर भूजल को रिचार्ज करती हैं, और जंगल के छोटे छोटे हिस्से या झाड़ियां जिन्हें स्क्रबलैंड कहते हैं। ये सब अक्सर 100 मीटर से कम ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन ये पूरे सिस्टम की आप कह सकते हैं नींव है। तो ये पानी को रोकते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं। हाँ, और जानवरों को एक से दूसरी बड़ी पहाड़ी तक जाने के लिए सुरक्षित गलियारा देते हैं। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? कोई ऐसी जगह जो इस परिभाषा की वजह से खतरे में आ सकती है? एक बेहतरीन उदाहरण है गुरुग्राम के पास मंगर बानी। ये एक पवित्र उपवन है जिसे स्थानीय समुदाय सदियों से पूजता और बचाता आया है। मंगर बानी। ये जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है, लेकिन इसकी पहाड़ियां बहुत ऊंची नहीं है। 100 मीटर की सख्त परिभाषा के तहत ये बहस का मुद्दा बन सकता है कि क्या ये कानूनी रूप से अरावली है भी या नहीं, और यहीं से असली डर पैदा होता है। डर ये कि अगर कोई इलाका कानूनी तौर पर अरावली नहीं कहलाएगा तो उस पर खनन और रियल एस्टेट का दबाव वो कई गुना बढ़ जाएगा। मतलब उससे बचाने वाले कानूनी कवच कमजोर पड़ जाएंगे। ठीक यही चिंता है। अगर ये क्षेत्र परिभाषा से बाहर हो जाते हैं तो उनका कानूनी संरक्षण बहुत कमजोर हो सकता है। आप शायद बड़ी बड़ी चोटियों को तो बचा लेंगे, लेकिन जिस आधार पर वो चोटियां और उनका इकोसिस्टम टिका है उसे खो देंगे। इसी डर से #सेव अरावली जैसे आंदोलन शुरू हुए, जो इस परिभाषा का जोरदार विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि ये स्पष्टता नहीं बल्कि विनाश का रास्ता खोल रहा है। इस पर सरकार का पक्ष क्या था? जाहिर है वो इस परिभाषा का समर्थन कर रहे थे। क्या उनका तर्क सिर्फ यही था कि विकास के लिए जगह चाहिए, या उनके पास कोई और मजबूत दलील थी? सरकार का तर्क इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है, मतलब न्यूआंस्ड है। उनका पक्ष ये है कि ये परिभाषा खनन या निर्माण के लिए कोई स्वचालित मंजूरी या फ्री पास नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ पहला फिल्टर है जो ये तय करता है कि क्या कोई जमीन अरावली पहाड़ी की श्रेणी में आती है। मतलब अगर कोई इलाका 100 मीटर से कम है और इस परिभाषा से बाहर हो भी जाता है तो भी वहां अपने आप खनन शुरू नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार का कहना है कि इसके बाद भी अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी गतिविधि होनी है तो उसे पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA की लंबी और सख्त प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जैसे कड़े कानून अभी भी पूरी तरह से लागू रहेंगे। तो उनका तर्क ये है कि ये परिभाषा सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है, अंतिम फैसला नहीं। और उनका एक तर्क अवैध खनन को लेकर भी था, है ना, कि पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने से कालाबाजारी बढ़ती है। हाँ, और ये एक बहुत ही व्यावहारिक तर्क है। उनका मानना है कि जब आप किसी चीज पर कम्बल प्रतिबंध लगा देते हैं तो अक्सर एक बड़ा अवैध बाजार खड़ा हो जाता है। अवैध खनन को रोकना मुश्किल होता है, उससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है, और वो पर्यावरण के लिए और भी ज्यादा विनाशकारी होता है क्योंकि उस पर कोई निगरानी नहीं होती। सही बात है। इसके बजाय सरकार का पक्ष है कि स्पष्ट नियम बनाए जाएं, वैज्ञानिक तरीके से क्षेत्रों की पहचान की जाए
और फिर सख्त निगरानी के तहत सीमित और टिकाऊ विकास की अनुमति दी जाए। ये विकास और नियमन के बीच संतुलन बनाने का एक प्रयास है। वाह, तो ये सिर्फ पहाड़ों और पेड़ों की लड़ाई नहीं है, ये तो इस बात की लड़ाई है कि हम नीतियां कैसे बनाते हैं। मतलब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की स्पष्टता की कोशिश, दूसरी तरफ जमीन की पारिस्थितिक हकीकत और तीसरी तरफ सरकार का नियमन का तर्क। इस पूरे मामले से हमें पॉलिसी मेकिंग के बारे में क्या बड़े सबक मिलते हैं? इससे कई गहरे सबक मिलते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये कि नीतियां सिर्फ कानूनी या प्रशासनिक नहीं हो सकती, उन्हें पारिस्थितिक रूप से भी साक्षर होना चाहिए। आप एक जटिल इकोसिस्टम को एक गणितीय फॉर्मूले में नहीं बांध सकते। नीति बनाते समय जमीनी हकीकत और वैज्ञानिक समझ को सबसे ऊपर रखना जरूरी है। और न्यायपालिका की भूमिका पर भी ये एक टिप्पणी है। बिल्कुल। दूसरा सबक यही है, अदालतें कानूनी स्पष्टता दे सकती हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने करने की कोशिश की, लेकिन वे जमीन पर संरक्षण का प्रबंधन नहीं कर सकती। जंगल का प्रबंधन, वन्य जीवों की देखभाल, ये सब काम वो कार्यपालिका, स्थानीय समुदायों और वैज्ञानिक संस्थानों का है। सही है। अदालतें रास्ता दिखा सकती हैं, पर उस रास्ते पर चलना समाज और सरकार को ही पड़ता है। ये विकास बनाम पर्यावरण की बहस को भी एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। हाँ, ये इस पुराने विचार को चुनौती देता है कि विकास और पर्यावरण हमेशा एक जीरो सम गेम होते हैं, जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की हार है। अरावली का मामला दिखाता है कि संतुलन मुमकिन है, लेकिन उसके लिए विज्ञान को शासन के केंद्र में लाना होगा। हमें सैटेलाइट मैपिंग, स्थानीय पारिस्थितिकी की गहरी समझ और एक मजबूत, ईमानदार नियामक ढांचे की जरूरत है, जो कागज पर भी सख्त हो और जमीन पर भी। इसमें एक नैतिक पहलू भी है, जिसकी अक्सर ऐसी तकनीकी बहसों में अनदेखी हो जाती है। और शायद वही सबसे जरूरी पहलू है। यहीं पर एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा होता है, जिसे हम इंटरजेनरेशनल इक्विटी कहते हैं। इंटरजेनरेशनल इक्विटी यानी क्या हमें हक है कि हम आज के अपने आर्थिक फायदे के लिए अपने बच्चों और पोते पोतियों के हिस्से का पर्यावरण तबाह कर दें? अरावली हमें विरासत में मिली है। क्या हमारा ये अधिकार है कि हम इस प्राकृतिक खजाने को हमेशा के लिए खत्म कर दें? ये एक बहुत गहरा सवाल है। ये सिर्फ कानून या अर्थशास्त्र का नहीं, बल्कि हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी और विवेक का सवाल है, जो सतत विकास के विचार के बिल्कुल केंद्र में है। तो अंत में अरावली विवाद सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला की कहानी नहीं है। ये आर्थिक विकास की हमारी ज़रूरतों और पारिस्थितिक स्थिरता की हमारी जिम्मेदारियों के बीच सही संतुलन खोजने की एक राष्ट्रीय चुनौती को उजागर करता है। सही बात है। और ये दिखाता है कि ये संतुलन सिर्फ सरकारों या अदालतों के फैसलों से नहीं मिल सकता। इसके लिए एक सूचित, जागरूक और भागीदारी वाले पर्यावरण शासन की ज़रूरत है, जिसमें हर नागरिक की भूमिका हो। और यह हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम किसी विशाल, जीवित और जटिल प्राकृतिक संरचना को, जैसे कि एक पूरी पर्वत श्रृंखला को, सिर्फ एक अकेली संख्या जैसे 100 मीटर से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, तो हम स्पष्टता और सरलता पाने की चाह में उसके इकोसिस्टम की किन अनकही अनमोल जटिलताओं को हमेशा के लिए खो देने का जोखिम उठाते हैं।